नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो अक्सर चर्चा में रहता है और कई लोगों के मन में सवाल भी उठाता है। पुलिस आखिर कब किसी व्यक्ति को बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकती है? ये एक बहुत बड़ी शक्ति है पुलिस के पास, लेकिन क्या ये शक्ति बिना किसी रोक टोक के है? क्या इसके पीछे कोई नियम है, कोई सीमाएं हैं? आज इसी पर हम गहराई से बात करेंगे। नमस्ते, आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, पुलिस की ये शक्ति महत्वपूर्ण तो है, पर हाँ, ये मनमानी बिल्कुल नहीं हो सकती। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 35 को समझने की कोशिश करेंगे। ये वही धारा है जो पहले सीआरपीसी में धारा 41 हुआ करती थी, और यही धारा हमें विस्तार से बताती है कि वो कौन सी स्थितियां हैं जब पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इस शक्ति पर क्या अंकुश हैं, क्या सीमाएं हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत अहम फैसलों पर भी बात करेंगे, जिन्होंने कह सकते हैं कि इस शक्ति के इस्तेमाल को सही दिशा दी है। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कानूनी भाषा में गिरफ्तारी या अरेस्ट, इसका असल मतलब क्या होता है। देखिए, गिरफ्तारी का सीधा सा मतलब है किसी व्यक्ति की जो पर्सनल लिबर्टी है, उसकी स्वतंत्रता है, उसको कानून की प्रक्रिया के तहत रोकना। मतलब उनकी जो आवाजाही है, मूवमेंट है, उस पर कानूनी तौर पर पाबंदी लगाना ताकि उन्हें हिरासत में लिया जा सके। ये हमारी कानून व्यवस्था का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों की जांच करने और जाहिर है आरोपी को अदालत तक लाने में मदद करता है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये शक्ति पूरी तरह से कानून के दायरे में बंधी हुई है, खासकर बीएनएसएस की धारा 35 के तहत। ये कोई खुली छूट नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सी मुख्य परिस्थितियां हैं जब पुलिस को गिरफ्तारी के लिए वारंट की जरूरत नहीं होती। ये बीएनएसएस धारा 35 क्या कहती है इस बारे में। हाँ, तो बीएनएसएस की धारा 35 उसका सब सेक्शन 1 ऐसी कई स्थितियों की लिस्ट देता है। इनको हम मोटे तौर पर कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं समझने के लिए। सबसे सीधी स्थिति तो वो है जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में ही कोई संज्ञेय अपराध मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है। संज्ञेय अपराध यानी जैसे हत्या, लूट, चोरी, हाँ बिल्कुल, गंभीर अपराध जिनमें पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने का अधिकार होता है। अगर अपराध पुलिस ऑफिसर के ठीक सामने हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो तुरंत गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी वारंट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मतलब ही नहीं बनता उसका। हाँ, ये तो बिल्कुल लॉजिकल है। लेकिन अगर अपराध पुलिस के सामने ना हुआ हो पर उन्हें खबर मिले तो। खासकर अगर मामला गंभीर अपराध का हो, हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं आम स्थिति है। इसे धारा 35(1)(b) में कवर किया गया है। अगर पुलिस को किसी व्यक्ति के बारे में कोई विश्वसनीय सूचना मिलती है, या कोई उचित शिकायत दर्ज होती है, या फिर उचित संदेह होता है कि उस व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा 7 साल या उससे ज्यादा है, या मौत की सजा भी हो सकती है, तो पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। विश्वसनीय सूचना, उचित संदेह, ये शब्द सुनने में थोड़े से सब्जेक्टिव लगते हैं। क्या इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस सिर्फ अपने शक के आधार पर ही किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। नहीं नहीं, देखिए, आपका सवाल बहुत वैलिड है और कानून भी इस बात का ध्यान रखता है। सिर्फ शक काफी नहीं है। उचित संदेह का मतलब सिर्फ अंदाजा या कोई प्री जजमेंट नहीं होता। इसका मतलब है कि संदेह के पीछे कुछ ठोस तथ्य या परिस्थितियां होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अपराध की जगह से कोई भाग रहा है और उसका हुलिया पीड़ित ने बताए हुलिये से मिलता है, तो ये उचित संदेह का आधार बन सकता है। इसी तरह विश्वसनीय सूचना का मतलब है कि सूचना देने वाला सोर्स भरोसेमंद हो और जो सूचना दी गई है वो अपने आप में विश्वसनीय लगे, हवा हवाई ना हो। लेकिन क्या सिर्फ ये सूचना या संदेह होना ही काफी है, या गिरफ्तारी के लिए कोई और शर्त भी पूरी होनी चाहिए, खासकर इन गंभीर मामलों में? हाँ, यहीं पर कानून का संतुलन आता है। धारा 35(1)(b) ये साफ कहती है कि गंभीर अपराधों में भी, मतलब जहां सजा 7 साल या उससे ज्यादा है, गिरफ्तारी सिर्फ तभी की जाएगी जब पुलिस अधिकारी को ये लगे कि गिरफ्तारी आवश्यक है, नेसेसरी है। आवश्यक? किस लिए आवश्यक? हाँ, और इस आवश्यकता के कुछ ठोस कारण भी कानून में बताए गए हैं। जैसे कि उस व्यक्ति को आगे कोई और अपराध करने से रोकने के लिए, या फिर मामले की सही तरह से जांच सुनिश्चित करने के लिए, या ये रोकने के लिए कि वो सबूतों को मिटाना दे या उनसे छेड़छाड़ न कर दे, अच्छा, या फिर किसी गवाह को डराने, धमकाने या लालच देने से रोकने के लिए। और एक और कारण,
ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो व्यक्ति जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश होगा, भागेगा नहीं। इनमें से कोई ना कोई वजह होनी चाहिए और पुलिस को ये कारण लिखित में दर्ज भी करने होते हैं। मतलब हर गिरफ्तारी का एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गिरफ्तारी की आवश्यकता को जस्टिफाई करना होगा और लिखना होगा। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी मुख्य वजह है बिना वारंट गिरफ्तारी की? कुछ स्थितियां हैं जो भगोड़े या कानून से बचने वाले लोगों से जुड़ी हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को अदालत ने या सरकार ने भगोड़ा अपराधी यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया है, तो उसे पुलिस कहीं भी कभी भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति पुलिस को उनकी ड्यूटी करने से रोकता है, उसमें बाधा डालता है या फिर वो कानूनी हिरासत से भाग जाता है या भागने की कोशिश करता है, तो उसे भी तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। और सेना से भागे हुए लोगों के लिए भी कुछ है? हाँ, अगर किसी व्यक्ति पर सेना से भागा हुआ यानी डिजर्टर होने का उचित संदेह है, तो उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इन मामलों में गिरफ्तारी इसलिए जरूरी मानी जाती है क्योंकि वो व्यक्ति पहले ही कानून की प्रक्रिया से भाग रहा है। और अगर किसी के पास चोरी का सामान मिलता है तो तब क्या होता है? हाँ, ये भी एक आधार है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी चीज मिलती है जिसके बारे में शक है कि वो चोरी की है और उस व्यक्ति पर शक करने का वाजिब कारण भी है कि उसी ने वो चीज चुराई है या अपराध में शामिल है, और वो व्यक्ति उस चीज के अपने पास होने का कोई संतोषजनक कारण नहीं दे पाता, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। क्या कुछ और भी खास परिस्थितियां हैं जहां वारंट नहीं चाहिए? जी हाँ, कुछ और भी हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने जमानत या रिहाई के लिए जो बॉन्ड भरा था, उसकी शर्तों का उल्लंघन किया है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। या फिर अगर किसी व्यक्ति ने भारत के बाहर कोई ऐसा काम किया है जो अगर भारत में किया जाता तो अपराध होता, और उसे प्रत्यर्पण संधि यानी एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी के तहत भारत वापस लाया जा सकता है, तो उसे भी भारत में गिरफ्तार किया जा सकता है। और एक और स्थिति है, अगर एक पुलिस अधिकारी को किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के अधिकारी से लिखित में रिक्वेस्ट मिलती है, जिसे रिक्विजिशन कहते हैं। अच्छा, रिक्विजिशन। हाँ, और उस रिक्विजिशन में साफ लिखा हो कि किस व्यक्ति को और किस अपराध के लिए गिरफ्तार करना है, तो वो अधिकारी भी उस व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। ये तो हुई बीएनएसएस धारा 35 की बात। क्या कुछ स्पेशल लॉज, विशेष कानून जो होते हैं, उनमें भी ऐसे अधिकार दिए गए हैं? हाँ, बिल्कुल है। कुछ स्पेशल कानून हैं जो गंभीर किस्म के अपराधों से डील करते हैं, जैसे कि एनडीपीएस एक्ट है जो नशीले पदार्थों से जुड़ा है, या यूएपीए है आतंकवादी विरोधी कानून, या पीएमएलए जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए है। इन कानूनों में भी पुलिस को कुछ खास परिस्थितियों में बिना वारंट के गिरफ्तारी करने की विशेष शक्तियां दी गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन मामलों की गंभीरता और उनका संगठित अपराध से जुड़ा होना, ये सब देखते हुए ये जरूरी समझा गया। ठीक है, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि पुलिस के पास बिना वारंट गिरफ्तारी के कई सारे आधार हैं, कई ग्राउंड्स हैं। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, ये शक्ति असीमित नहीं है, तो इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय, क्या सेफगार्ड्स मौजूद हैं? बिल्कुल, इतनी बड़ी शक्ति है तो उसके साथ मजबूत सेफगार्ड्स होना तो अनिवार्य है। और ये उपाय सिर्फ कानून की किताबों तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई ऐतिहासिक फैसलों के जरिए इन्हें और मजबूत किया है। जैसे अभी हाल का ही एक मामला है, राधिका अग्रवाल बनाम भारत संघ 2025। इसमें भी अदालत ने इस बात पर फिर से जोर दिया कि पुलिस को न सिर्फ ये लिखना होगा कि उन्होंने क्यों गिरफ्तार किया, बल्कि अगर वो गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं जहां गिरफ्तारी की जा सकती थी, तो उसका कारण भी लिखित में दर्ज करना होगा। अच्छा, गिरफ्तारी ना करने का कारण भी? हाँ, बिल्कुल। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और पुलिस की जवाबदेही तय होती है। और वो अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य वाला केस 2014 का, वो तो अक्सर सुनने में आता है, उसका क्या महत्व है? अरनेश कुमार का फैसला तो एक मील का पत्थर है, खासकर उन अपराधों के लिए जिनमें सजा 7 साल से कम है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी एक रूटीन की तरह या पहला कदम नहीं होना चाहिए। पुलिस को आंख बंद करके गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। उन्हें पहले वो धारा 35(1)(b) वाली शर्तें देखनी होंगी। क्या गिरफ्तारी वाकई आवश्यक है? क्या वो अपराध की गंभीरता के अनुपात में है? सिर्फ इसलिए कि पुलिस के पास गिरफ्तार करने की शक्ति है, इसका मतलब ये नहीं कि हर मामले में वो उसका इस्तेमाल करेगी। इस फैसले ने पुलिस को ज्यादा विवेक और संयम बरतने का निर्देश दिया है।
और जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है उसके अपने के अधिकार होते हैं। वो डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य वाली गाइडलाइंस शायद इसी से जुड़ी है। हाँ बिल्कुल, डीके बसु गाइडलाइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करती हैं। इनमें कई मुख्य बातें शामिल हैं, जैसे गिरफ्तार व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपनी गिरफ्तारी और उसे कहाँ रखा जा रहा है इस बारे में अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या जानने वाले को जल्द से जल्द बताएं। गिरफ्तारी के 48 घंटे के अंदर उसकी मेडिकल जांच होनी चाहिए। 48 घंटे के अंदर? हाँ, और गिरफ्तारी का एक मेमो यानी अरेस्ट मेमो बनना चाहिए। इसमें गिरफ्तारी का समय, तारीख लिखी हो और उस पर किसी गवाह, जो परिवार का सदस्य हो सकता है या इलाके का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, और गिरफ्तार व्यक्ति के भी दस्तखत होने चाहिए। और हिरासत के दौरान उसे अपने वकील से मिलने का भी अधिकार है। ये सब इसलिए ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे और व्यक्ति के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। और एक जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला भी था, उसमें भी कुछ ऐसी ही बात थी। जी, जोगिंदर कुमार मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर जोर दिया था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है और गिरफ्तारी एक बहुत गंभीर कदम है। पुलिस को इसे हल्के में या एक रूटीन की तरह नहीं लेना चाहिए। हर गिरफ्तारी के पीछे एक ठोस कानूनी जरूरत होनी चाहिए जिसे वो साबित कर सके। कुछ समूहों की विशेष स्थिति को देखते हुए उनके लिए अलग से प्रावधान किए हैं। जैसे बीएनएसएस में ये साफ नियम है कि सामान्य परिस्थितियों में किसी भी महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ओके। अगर बहुत ही असाधारण परिस्थिति में ऐसा करना जरूरी हो भी तो पहले महिला पुलिस अधिकारी को संबंधित जुडिशियल मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी और गिरफ्तारी के समय महिला पुलिस अधिकारी का मौजूद होना भी अनिवार्य है। इसी तरह जो छोटे या असंज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल अपराध होते हैं, खासकर जहां सजा 7 साल से कम है, वहां पुलिस को सीधे गिरफ्तार करने के बजाय पहले धारा 33 के तहत नोटिस देकर जांच में शामिल होने के लिए कहना चाहिए। अच्छा, मतलब पहले नोटिस, फिर जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी। हाँ बिल्कुल। अर्नेश कुमार केस के बाद ये प्रैक्टिस ज्यादा फॉलो होती है। और वरिष्ठ नागरिकों के बारे में क्या, उनके लिए कोई खास नियम? हाँ, वरिष्ठ नागरिकों यानी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग और जो लोग शारीरिक रूप से बहुत कमजोर या अशक्त हैं, उनके लिए भी एक अहम सुरक्षा उपाय है। अगर अपराध ऐसा है जिसकी सजा 3 साल से कम है, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी रैंक के अधिकारी के लिखित अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और अनुमति क्यों दी जा रही है, उसके कारण भी लिखने होंगे। और इस पूरी प्रक्रिया पर, मतलब गिरफ्तारी हो रही है या नहीं हो रही है, इस पर कोई निगरानी भी रखता है, कोई चेक है? हाँ, न्यायिक निगरानी यानी जुडिशियल ओवरसाइट इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। पुलिस को हर गिरफ्तारी की रिपोर्ट और जहां गिरफ्तारी जरूरी थी पर नहीं की गई, उसके कारणों की रिपोर्ट भी संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजनी होती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पुलिस की कार्रवाई की समीक्षा हो सके और वो अपनी शक्तियों के इस्तेमाल के लिए जवाबदेह रहें। गिरफ्तारी के बाद किसी को हिरासत में रखने की भी तो कोई समय सीमा होगी? ऐसा तो नहीं कि अनिश्चित काल तक रख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीएनएसएस की धारा 58, जो पहले सीआरपीसी की धारा 57 थी, इस बारे में बहुत स्पष्ट है। पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे से ज्यादा अपनी हिरासत में नहीं रख सकती। सिर्फ 24 घंटे? हाँ, और इस 24 घंटे में वो समय शामिल नहीं होता जो गिरफ्तारी की जगह से मजिस्ट्रेट की अदालत तक जाने में अनिवार्य रूप से लगता है। इस 24 घंटे की अवधि के अंदर पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। इसके बाद अगर हिरासत बढ़ानी है या नहीं, ये फैसला सिर्फ मजिस्ट्रेट ही कर सकता है, पुलिस नहीं। ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक सुरक्षा कवच है। और अगर किसी को लगे कि उसे गलत तरीके से या गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसके पास क्या कानूनी रास्ते हैं, क्या रेमेडीज हैं? अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी गिरफ्तारी या हिरासत गैर कानूनी है, तो वो खुद या उसकी तरफ से कोई और व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस की रिट याचिका दायर कर सकता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली संवैधानिक उपचार है। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि हिरासत गैर कानूनी है, तो वो तुरंत उस व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दे सकती है। इसके अलावा अगर अवैध गिरफ्तारी से किसी को कोई नुकसान हुआ है, परेशानी हुई है, तो पीड़ित व्यक्ति मुआवजे यानी कॉम्पेंसेशन का दावा भी कर सकता है। और क्या गिरफ्तारी के डर से बचने का कोई तरीका है, मतलब अरेस्ट होने से पहले ही? हाँ बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति को ये वाजिब आशंका है, रीजनेबल एप्रीहेंशन है
कि उसे किसी गैर जमानती अपराध के झूठे आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो गिरफ्तारी से पहले ही अदालत से सुरक्षा मांग सकता है। इसके लिए बीएनएसएस की धारा 482, जो पहले सीआरपीसी की धारा 438 थी, के तहत सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत यानी एंटिसिपेटरी बेल के लिए आवेदन किया जा सकता है। अगर अदालत ये जमानत दे देती है तो इसका मतलब है कि अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया भी जाता है तो उसे तुरंत जमानत पर छोड़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आज की हमारी इस पूरी बातचीत से ये साफ हो रहा है कि कानून ने पुलिस को व्यवस्था बनाए रखने और अपराध से निपटने के लिए बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति जरूर दी है, लेकिन ये शक्ति कई सारे सुरक्षा उपायों, सीमाओं और चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ आती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये शक्ति एक नाजुक संतुलन पर आधारित है। एक तरफ कानून व्यवस्था और समाज की सुरक्षा का सवाल है, तो दूसरी तरफ व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके मौलिक अधिकार हैं। खासकर हमारे संविधान का अनुच्छेद 22 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 22 जो गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण देता है। बीएनएसएस के जो प्रक्रियात्मक नियम है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं और न्यायिक निगरानी है, ये सब मिलकर यही सुनिश्चित करते हैं कि इस शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से ना हो, बल्कि कानून के दायरे में और जरूरत पड़ने पर ही हो। बिल्कुल। इसलिए एक जागरूक नागरिक के तौर पर हम सबके लिए अपने अधिकारों को जानना बहुत जरूरी है। अगर कभी पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़े तो शांति बनाए रखना और सहयोग करना तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन साथ ही अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना और जरूरत पड़ने पर सही सवाल पूछना भी उतना ही अहम है। हाँ, और यहाँ एक बात और सोचने वाली है जो शायद भविष्य की तरफ इशारा करती है। हम तकनीक के युग जी रहे हैं, हर तरफ सीसीटीवी कैमरे हैं, डिजिटल निगरानी लगातार बढ़ रही है। तो ये विचार करना दिलचस्प है कि ये जो नई तकनीकें हैं, ये गिरफ्तारी की शक्तियों के इस्तेमाल पर और जो सुरक्षा उपाय हमने अभी डिस्कस किए, उनकी प्रभावशीलता पर कैसा असर डाल रही हैं। क्या इनसे पारदर्शिता बढ़ रही है और पुलिस की जवाबदेही तय करने में मदद मिल रही है, या फिर ये निगरानी की कुछ नई चिंताएं भी पैदा कर रही हैं, जिनके लिए हमें भविष्य में शायद नए कानूनी सुरक्षा उपायों के बारे में सोचना पड़ेगा। ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर आगे और विचार करने की जरूरत होगी। आज के इस विस्तृत और बहुत ही उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को बीएनएसएस धारा 33 और बिना वारंट गिरफ्तारी से जुड़े नियमों, शक्तियों और सबसे जरूरी अधिकारों के बारे में काफी स्पष्टता मिली होगी। जानकारी से लैस रहें, अपने अधिकारों के प्रति सशक्त रहें। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए कानूनी विषय के साथ। नमस्कार।